हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारा लेक्चर है लायोफिलाइजेशन इन वैक्सीन प्रोसेसेस, इसका पार्ट 3। इसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि लायोफिलाइज़र कैसे वर्क करता है और क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। जैसे कि एक बार मैं रिकॉल कराना चाहूँगी, हमने पढ़ा था कि लायोफिलाइज़र में 3 साइकिल होती हैं। पहले होता है फ्रीजिंग, फिर प्राइमरी ड्राइंग एंड देन सेकेंडरी ड्राइंग। प्राइमरी और सेकेंडरी ड्राइंग से पहले एक एनीलिंग का भी फेज़ आता है। आज के हम लेक्चर में कुछ और नई चीज़ें जानेंगे लायोफिलाइज़र के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि वायल्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं और वायल्स के जो स्टॉपर होते हैं उनको कैसे डिज़ाइन करते हैं। जो आज का लेक्चर है उसमें हम देखेंगे स्टॉपरिंग एंड हेड स्पेस के बारे में। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लायोफिलाइजेशन साइकिल कौन सी? फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग। इनके बाद में The vacuum is broken by introducing air into the chamber। जो लायोफिलाइज़र है उसमें बहुत सारी वैक्यूम होती है। उस वैक्यूम को ब्रेक करने के लिए चैम्बर में एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब एयर कौन सी? सिंपली कोई भी एयर तो आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है। आफ्टर द अप्रोप्रिएट प्रेशर इज अचीव्ड, जब कंप्लीट प्रेशर जितना चाहिए उतना प्रेशर अचीव हो जाता है तो उसके बाद में इनर्ट गैस को इंसर्ट करवाते हैं और वैक्यूम को ब्रेक करते हैं। वैक्यूम हट जाता है और आप अपने प्रोडक्ट को रिकवर कर पाते हैं। स्टॉपरिंग द वायल्स अंडर अ स्लाइट वैक्यूम। एक स्लाइट वैक्यूम में जो वायल्स होती हैं उनकी स्टॉपरिंग की अगर बात करें, जो उनको स्टॉप करने के लिए होती है, ऊपर लगी होती है कैप, provides a wide volume to allow for the addition of the diluent into the vial during reconstitution and minimizing the propensity for foaming to occur during reconstitution। आपने देखा होगा जब इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो इस तरीके का कुछ वायल होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ इस तरीके की एक शीशी होती है जिसमें कि मेडिसिन भरी होती है, वो इसमें से इंजेक्शन से निकालते हैं और फिर इसमें वो कैप के थ्रू ही डाल देते हैं, फिर इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद में ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, एक में दूसरी चीज़ मिला के उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है किसी भी डाइल्यूएंट को मिला के। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि फोमिंग ना हो, बबल्स ना बने। पता चले वो बबल्स जो बन गए हैं अगर वो बॉडी में चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान फोमिंग ना बने, इस तरीके से इनकी स्टॉपरिंग को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। आफ्टर स्टॉपरिंग द वायल्स आर अनलोडेड फ्रॉम द लायोफिलाइज़र। लायोफिलाइज़र से वायल्स को अनलोड कर दिया जाता है। आप लायोफिलाइज़र से वायल्स को बाहर निकाल लेते हैं। दे आर कैप्ड। अब क्या करते हैं, जो वायल्स हैं वायल्स की कैपिंग की जाती है, उन पे कैप लगाया जाता है एंड देन इंस्पेक्टेड फॉर डिफेक्ट्स। ये देखा जाता है कि उनमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट तो नहीं आ गया है। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन कैन अकर आइदर मैनुअली और थ्रू द यूज़ ऑफ ऑटोमेटेड इक्विपमेंट। या तो मैनुअली आप प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट सही से बना है या नहीं बना है, प्रॉपर लायोफिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आप इसके लिए ऑटोमेटेड इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं और सारी प्रोसेस करते हैं और हर प्रोसेस के बाद में पता चलता है, प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर लायोफिलाइज हुआ है या नहीं। Automated inspection machines comprises a
सीरीज ऑफ लाइट्स एंड डिजिटल कैमराज। जो ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन मशीन्स होती हैं उनमें बहुत सारी लाइट्स और बहुत सारे डिजिटल कैमराज लगे हुए होते हैं विच कैप्चर इमेजेस ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर की इमेजेस को कैप्चर करते हैं, जो कंटेनर में आपका लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस एंगल्स, और बहुत सारे एंगल्स से प्रोडक्ट को इमेज करते हैं, हर एक एंगल से उसकी फ़ोटो लेते हैं ताकि पता चले उसका शेप एंड साइज़ कितना है, कैसा है, और वो प्रॉपर जैसा बनना चाहिए था वैसा बना है या नहीं। These images are analyzed by the computer software for various defects. अब ये जो इमेजिंग होती है लाइट्स और कैमरास के थ्रू, इन इमेजेस को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एनालाइज किया जाता है और चेक किया जाता है कि किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया है। डिफेक्ट्स फॉल इनटू सेवरल जनरल कैटेगरीज। जो डिफेक्ट्स होते हैं बहुत से जनरल कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स, फिलिंग एंड केक फिजिकल अपीयरेंस। कैसे डिफेक्ट हो सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स उसके कैसे दिख रहे हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट की फिलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है, और जो केक है, जो लायोफिलाइज्ड केक रेडी हुआ है बनके, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। डिफेक्टिव कंपोनेंट्स में इंक्लूड अ मिसिंग स्टॉपर। जो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनमें ये देखा जा सकता है कि उनमें स्टॉपर नहीं है, या फिर अ डैमेज्ड और मिसिंग सील, या फिर डैमेज हो गया है या फिर सील नहीं लगी है उसमें, और अ क्रैक्ड वायल, जो वायल है वो टूट गई है। तो कुछ इस तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज किया जाता है प्रोसेसिंग के दौरान। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कैसा होता है। The main parts of the lyophilizer are the product and condenser chamber. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्ट चैम्बर और कंडेंसर चैम्बर, जिसमें प्रोडक्ट रखा जाना है और जहाँ पे कंडेंसर वर्क करता है। The condenser may be positioned behind, above और below the chamber. जो कंडेंसर है, ये जो भी आपका जो लायोफिलाइज़र का सेटअप है उसमें वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ से भी हो सकता है, और चैम्बर के पीछे भी हो सकता है, ताकि प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फैसिलिटी डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो भी फैसिलिटी डिज़ाइन किया जा रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, उसमें पूरी फ्लैक्सिबिलिटी मिले, पूरा का पूरा लायोफिलाइजेशन का वर्क अच्छे से हो पाए। द प्रोडक्ट चैम्बर कंटेन्स दी सेल्स। जो प्रोडक्ट चैम्बर होता है उसमें सेल्स होती हैं, ऑन विच दी वायल्स सेट, जिस पे कि वायल्स को रखा जाता है, वायल्स सेट होती हैं, कुछ इस तरीके से सेल्स बनी हुई होती हैं, इन पे वायल्स को सेट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। The inside of each shelf is designed such that the heat transfer fluid, most commonly silicone oil, is channeled and flows in a serpentine pattern to the shelf interior. होता क्या है, serpentine पैटर्न का मतलब होता है कि स्नेक की तरह कुछ ऐसे ऐसे चलना। तो जो सेल्फ होती हैं उनकी इस तरीके से डिज़ाइनिंग की जाती है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कुछ सर्पेंटाइन मैनर में हो, कि जैसे ये अगर वायल्स रखी हुई हैं, बहुत सारी यहाँ पे वायल्स हैं, तो इनके बीच से ऐसे 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 करके ये निकल जाए सारी वायल्स के थ्रू। इसमें ज़्यादातर सिलिकॉन ऑयल होता है चैनल्स के फॉर्म में और सर्पेंटाइन पैटर्न में फ्लो करता है। दिस डिज़ाइन रिड्यूसेस हेट्रोजेनिटी। इस डिज़ाइन का फ़ायदा क्या होता है, ये हेट्रोजेनिटी का जो काम होता है उसको ये कम कर देती है। हेट्रोजेनिटी क्या होता है
हेट्रोजेनिटी इन टेम्परेचर मतलब कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो शायद लायोफिलाइजेशन सही से ना हो पाए, तो उस हेट्रोजेनिटी को इस डिज़ाइन के थ्रू कम किया जा सकता है। अक्रॉस द सरफेस ऑफ द सेल्फ की पूरी सरफेस पे, एंड देयरफॉर हेल्प इंश्योर दैट ऑल वायल्स आर ड्राइड एट द सेम रेट। और इससे ये इंश्योर होता है कि सारी ही वॉयल्स सेम रेट से ड्राई हों। The condenser chamber consists of a number of cooling coils। जो कंडेंसर चैम्बर होता है उस पर बहुत सारी कूलिंग coils होती हैं, on which the water vapor that is generated during the sublimation and desorption condenses, and because of the lower temperatures of the coils, that is less than -60 degree, is immediately cooled to the solid phase, resulting in a buildup of ice on the coil। क्या मतलब है इस पैराग्राफ का? जो कंडेंसर चैम्बर होता है उसमें बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, कूलिंग कॉइल्स, जिसमें क्या होता है, वाटर वेपर का जनरेशन होता है जब सब्लिमेशन की प्रोसेस हो रही होती है। सब्लिमेशन जब ये फ्रीज्ड प्रोडक्ट है, इसकी प्राइमरी ड्राइंग हुई। प्राइमरी ड्राइंग मतलब कि ये आइस है, आइस से सीधे के सीधे वेपर बन जा रहा है, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सब्लिमेशन है। और इसके दौरान ये जो वेपर बन रही है, इस वेपर को इन कूलिंग कॉइल्स में कंडेंस कर दिया जाता है। और साथ ही साथ डिसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उस दौरान भी जो वेपर्स बनती हैं उनको भी इन कूलिंग कॉइल्स में कंडेंस कर दिया जाता है। और टेम्परेचर तो लो होता ही है लायोफिलाइज़र का, नाम ही उसका है फ्रीज ड्रायर या लायोफिलाइज़र। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेपर बनती है सारी की सारी वेपर तुरंत ही सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाती है, रिजल्टिंग इन अ बिल्डअप ऑफ आइस ऑन दी कॉइल। जो कॉइल होती है उस पर आइस के क्रिस्टल्स, सारी आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आप लोग फ्रीज़र में देखते हैं बहुत सारी आइस बनी रहती है, उसी तरीके से इस पर भी फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोडक्शन स्केल। The scale or capacity of a lyophilizer is determined by the total surface area of the cells and by the total amount of water vapor that can be trapped by the condenser। अगर कैपेसिटी की बात करें लायोफिलाइज़र की, तो कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन होती है, जो सेल्स हैं जिसमें कि प्रोडक्ट को रखा जा रहा है उन सेल्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है, और जो वाटर वेपर्स बन रही हैं जिनको कि कंडेंसर ने कंडेंस करके रख लिया, अपने पास में कंडेंस कर लिया है, वो वेपर कितना बना है, उससे डिटरमाइन होता है कि इसका कैपेसिटी या इसका स्केल क्या है। Commercial scale freeze dryers typically contain 18 to 22 cells। जो कमर्शियल स्केल के फ्रीज ड्रायर या फिर लायोफिलाइज़र होते हैं उनमें 18 से 22 सेल्स होती हैं, विद अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 30 टू 50 मीटर स्क्वायर। 30 से 50 मीटर स्क्वायर तक इनका टोटल सरफेस एरिया होता है। और ये लगभग, ये देख सकते हैं आप, 1 लाख इंटू 10⁻³ ml वायल्स, इतनी सारी वायल्स को ये स्टोर कर सकते हैं। आ स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैक्सीन वायल। लेबोरेटरी स्केल की बात करें अगर, तो लेबोरेटरी में बेंच स्केल टाइप लायोफिलाइज़र होते हैं। बेंच स्केल मतलब जो नॉर्मल बेंच होती है उसके बराबर के साइज़ के ही होते हैं, इवन बेंच पर भी रखे जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें बेंच टॉप लायोफिलाइज़र भी बोला जाता है। Bench scale lyophilizers can have as little as 2 cells।
छोटे से हो सकते हैं, इनमें 2 सेल हो सकती हैं। A total surface area of approximately 0.5 मीटर स्क्वायर, इनका एरिया बहुत कम होता है, 0.5 मीटर स्क्वायर का होता है। एंड अ कंडेंसर कैपेसिटी ऑफ 30 kg, जो कंडेंसर होता है वो मात्र 30 किलोग्राम तक की जो आइस है उसको कंडेंस कर सकता है। एज स्टेटेड प्रीवियसली, जैसे कि पहले ही हमने बात की है, इट इज़ नॉट अ टिपिकल टू एनकाउंटर स्केल ऑफ डिफ़िकल्टीज बिटवीन द लेबोरेटरी एंड कमर्शियल स्केल फ्रीज ड्रायर। ऐसा नहीं है कि लेबोरेटरी स्केल में या कमर्शियल स्केल पे ऐसी कोई स्केल ऑफ डिफ़िकल्टीज आए जिनको कि एनकाउंटर किया जा सके और स्केल अप इजीली ना हो सके। अभी क्या है स्केल अप, ये देखते हैं। Although the basic design of a bench or pilot scale lyophilizer is the same as that of the full scale lyophilizer, जो बेंच टॉप या पायलट स्केल लायोफिलाइज़र या फिर जो छोटे वाले लायोफिलाइज़र्स होते हैं उनकी जो बेसिक डिज़ाइन होती है वो ऐसी ही होती है जैसे कि फुल स्केल लायोफिलाइज़र की होती है, लेकिन स्केल अप कंसर्न्स मस्ट नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। जो स्केल अप कंसर्न हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि स्केल अप कंसर्न्स हो सकते हैं। There are several differences that must be taken into account when moving from one scale to another. बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको एक स्केल से दूसरी स्केल जब स्केल अप कर रहे हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। A small scale lyophilizer will contain a large surface area to volume ratio. जो छोटा वाला lyophilizer होता है उसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है देन अ लार्ज यूनिट। जो लार्ज वाली होती है लायोफिलाइज़र उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है। This allows for a large relative contribution of radiant heat from the walls of the drying chamber to the product sitting on the shelves. और ये जो छोटा लायोफिलाइज़र है इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से मतलब जो रेशियो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का वो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो रेडिएंट हीट का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा देखा जाता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ड्राइंग चैम्बर टू द प्रोडक्ट सिटिंग ऑन द सेल्फ। जो प्रोडक्ट रखा हुआ है सेल्फ पे और जो ड्राइंग चैम्बर है उनके बीच में रेडिएंट हीट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। At large scale, vaccines are typically filled into vials using automated equipment. लार्ज स्केल की अगर बात करें तो वैक्सीन की फिलिंग के लिए ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है इन अ क्लास 100 इन्वॉर्मेंट। However, during small scale development, जब स्मॉल स्केल पे डेवलपमेंट हो रहा होता है, vials may be manually filled in the open laboratory or in a biosafety cabinet. जो वायल्स होती हैं प्रोडक्ट की इनको या तो ओपन लेबोरेटरी में मैनुअली फिल किया जा सकता है या फिर इनके लिए बायोसेफ्टी कैबिनेट्स का यूज़ किया जा सकता है ताकि वायल्स को फिल किया जा सके, allowing for more particulate introduction relative to the full scale manufacturing environment। ये पार्टिकुलेट इंट्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं लेकिन ये फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जितना नहीं करवा सकते। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS अकेडमी को
और आप ITLS Academy का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450. You can also visit on our website www.itlsacademy.com. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.